So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we have already discussed the topic that was population interaction. जो इससे पहले टॉपिक था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो उसमें हमने जो रिलेशनशिप्स या इंटरेक्शंस पढ़े थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताऊं ताकि आपको रिकैप हो जाएगा हमने पढ़ा क्या और पढ़ना क्या है। तो उसमें मैंने जो भी इंटरेक्शंस या रिलेशनशिप्स स्पीशीज़ के दरमियान एग्जिस्ट होते हैं, कायम होते हैं बिकॉज ऑफ फूड मटेरियल, शेल्टर, वाटर एट्सट्रा, तो वो थे नंबर 1 प्रीडेशन, उसमें हमने पढ़ लिया प्रीडेशन, तो ये इंटरेक्शन हमने कंप्लीट की। उसके बाद हमने पढ़ लिया म्यूचुअलिज्म, तो ये भी हमने डिस्कस अच्छी तरह किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और उसके बाद कॉमेंसलिज्म ये भी हमने डिस्कस किया इसमें। तो उसके बाद पैरासाइटिज्म ये भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज, बताओगे, कंपटीशन। सो ये 5 तरह के इंटरेक्शंस जो स्पीशीज़ के दरमियान एग्जिस्ट होते हैं, कायम होते हैं, क्योंकि दे नीड फूड मटेरियल, दे नीड I can say protection, they need shelter, they need water and other resources. So for that purpose they do. So ये हमने कंप्लीट किया है। तो अब आज हमने जो टॉपिक नया डिस्कस करना है दैट इज़ इकोसिस्टम। तो ये आज हमने, अगर इसमें कोई इंक्वायरी हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पिन पॉइंट करेंगे तो मुझे बताएंगे। तो चलो आज से हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। अगर हम पहले बात करेंगे एनवायरनमेंट की, है ना, एनवायरनमेंट, तो आप में से कोई डिफाइन करेगा एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, है ना, आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट क्या होता है, शाबाश, हाँ ज़ोर से बताओ ना, आपके इर्द गिर्द। यानी एनवायरनमेंट की जो टर्म है लिटरली इट मीन्स आवर सराउंडिंग्स, है ना, जहाँ भी हम हैं तो वहाँ हमारा जो सराउंडिंग्स है, इर्द गिर्द है, दैट इज़ कॉल्ड एज और एनवायरनमेंट। तो इस एनवायरनमेंट को हम जब देखते हैं यहाँ, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या सबस्टेंस आते हैं। तो मेनली यहाँ पर 2 तरह के थिंग्स आते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, ठीक। सेकंड इज़ कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स आते हैं। तो जहाँ भी आप जाओ आपके एनवायरनमेंट हमेशा वहाँ पर 2 तरह के या 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज़ कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग और सेकंड इज़ कॉल्ड एज लिविंग थिंग। तो हम देखते हैं इस एनवायरनमेंट, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स जो है ये सेपरेट तो नहीं रह सकते हैं, ये अपने एरिया में या अपने हैबिटेट में दूसरे स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटीमेट होते हैं, रिलेशनशिप कायम करते हैं ना। तो यहाँ मैं कहूँ उनके दरमियान एक तो वो जो लिविंग थिंग्स है आपस में वो रिलेशनशिप कायम करते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन, एक तो हम कहेंगे बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, है ना, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो। तो एक तो ये अपने दरमियान रिलेशनशिप कायम करते हैं, इंट्रैक्शन कायम करते हैं। और दूसरा जो इनका एनवायरनमेंट है, वहाँ एनवायरनमेंट आएंगे आप फिजिकल फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे वहाँ पर। तो नॉन लिविंग थिंग में क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट आएगी, टेम्परेचर आएगा, बाकी वाटर आएगा, एयर आएगा, है ना, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल फैक्टर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो एक तो ये खुद अपने दरमियान इंटरेक्शन कायम करते हैं, तो एक तो ये एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ 2 तरह के इंटरेक्शन दिखाते हैं। वन इज़ बिटवीन, आप लिखो, वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज between themselves and the organisms, whether they be plants or they may be animals, whatever, so they develop interaction, they develop relationship between themselves, number 1. Number 2, they also show intimate relationship with their environment, their physical factors, that may be light, that may be temperature, air, water, etc. So जब ये दोनों की टर्म हम मिलाते हैं यहाँ पर, यानी एक तो लिखो आप इंट्रैक्शन ऑफ, एक लिखो आप interaction of organisms between themselves and
their interaction and their interaction या relationship हम देखेंगे relationship with their environment। ये तो दो टाइप्स, एक तो between themselves, एक तो यहाँ पर ये एक तरह की इंटरेक्शन है, इंटीमेट। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म एक तो अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। सेकंड मान लो वाटर है, वाटर के बगैर हम तो ज़िंदा नहीं रह सकते, एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। लाइट टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंटरेक्शन, तो ये इंटीमेट रिलेशनशिप जो है, आप लिखो दिस इंटीमेट रिलेशनशिप constitutes ecosystem. It constitutes ecosystem. An ecosystem may be defined as the intimate relationship or interaction between the organisms themselves and their interaction with their environment. That means physical factors. So this constitutes an ecosystem. तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन इकोसिस्टम, आप ये कर सकते हैं डिफाइन the intimate relationship of organisms between themselves and their relation with their environment। तो इसे हम इकोसिस्टम। तो ये जो टर्म जो इकोसिस्टम है, ये एक इकोलॉजिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज A.G. Tunsley, and an ecologist A.G. Tunsley who gave or who coined the term। कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है बहुत नीट में और आपके बोर्ड के एग्जाम में। द टर्म आप लिखो, द टर्म इकोसिस्टम was coined by A.G. Tunsley। क्लियर। तो इकोसिस्टम की जो डिफिनीशन है दैट वाज गिवन बाय ओडम, जो मैंने अभी डिफिनीशन बताई आपको, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये डिफिनीशन जो है ये किसने, ये ओडम ने दी है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है बहुत बोर्ड एज वेल एज इन नीट के एग्जाम में आ सकता है। तो ये इससे पहले इकोसिस्टम की टर्म नहीं थी, इससे पहले बहुत से टर्म्स के नाम से इसको पुकारा जाता। फॉर एग्जांपल बायोसिस्टम, कभी भी इसको बायोसिस्टम भी कहा जाता था, बायोसिस्टम यानी बिफोर इकोसिस्टम, बायोसिस्टम या बायोसीन या इकोसिस्टम। सो देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स विच वर बीइंग यूज्ड बिफोर दिस टर्म इकोसिस्टम। सो आफ्टर दैट, सो ये टर्म जो है किसने दी, A.G. Tunsley, और डिफिनीशन किसने दी, ओडम ने। क्लियर। अब तो ये इकोसिस्टम जो ले लेंगे यहाँ पर, अगर हम साइज़ के एतबार से देखेंगे, साइज़ के एतबार से, तो साइज़ के एतबार से अगर मैं आपको कहूँ ए ड्रॉप ऑफ वाटर, तो क्योंकि मैंने कहा इकोसिस्टम में टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आते हैं, आप लिखो इकोसिस्टम कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। वन इज कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स, है ना, अभी मैंने बताया बायोटिक फैक्टर्स। सेकंड इज कॉल्ड एज एबायोटिक फैक्टर्स, यही दो आते हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप कायम होती है। तो मैंने यहाँ कहा आपको ए ड्रॉप ऑफ वाटर दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज इकोसिस्टम, क्योंकि एक ड्रॉप अब आप ले लेंगे, उस ड्रॉप में एल्गी भी होंगे, उस ड्रॉप में फंजे भी होंगे, उस ड्रॉप में बैक्टीरिया भी होंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स। उस में टेम्परेचर भी है, वाटर तो है ही, लाइट भी पड़ती है, सो दे आर कॉल्ड एज फिजिकल फैक्टर्स। तो उसको भी हम इकोसिस्टम। तो यहाँ अगर ले लेंगे इवन ओशन जो है, ये भी, या ओशन या समंदर आप कहेंगे, ये भी एक इकोसिस्टम, बट जनरली कॉल्ड एज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। या अगर यहाँ हम लेंगे फॉरेस्ट को भी हम इकोसिस्टम कहेंगे। हम यहाँ लेंगे ये ग्रासलैंड दैट इज आल्सो एन इकोसिस्टम। डेजर्ट दैट इज आल्सो एन इकोसिस्टम। ओशन तो वो भी बड़ा इकोसिस्टम है। सो ये साइज के एतबार से हम देखेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में अब यहाँ पर पहुँच गए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इसमें आते हैं। वन इज कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स, आप ये लिखो बायोटिक कंपोनेंट्स। सेकंड इज कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें तीन तरह के, वन इज कॉल्ड एज प्लांट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज
animals. Third is called as microbes. Microbes यानी अगर बायोटिक फैक्टर्स ले लेंगे, यहाँ पर 3 तरह के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वन इज प्लांट्स, सेकंड इज एनिमल्स, थर्ड इज, तो जो प्लांट्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. विदाउट प्लांट्स नो लाइफ विल बी देयर, है ना. मान लो अगर ये हमारा इकोसिस्टम है, इसमें प्लांट्स सारे के सारे हम रिमूव कर देंगे, देयर विल बी नो लाइफ, क्योंकि ये प्लांट्स जो है दे कैरी फोटोसिंथेसिस, सो दे फूड मटेरियल बनाते हैं ना. या हम कहेंगे जब इन प्लांट्स पर लाइट पड़ती है, दैट इज बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी सन. तो सन से लाइट आई, दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी हम कहेंगे. तो ये किस पर पड़ी? प्लांट के लीफ पर. तो इस प्लांट के लीफ ने इसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी. यहाँ से क्या आई? रेडिएंट एनर्जी. तो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में. तो यहाँ हम इस केमिकल एनर्जी को हम फूड मटेरियल भी कहेंगे या ग्लूकोज हम कहेंगे ना, जिससे भी आलू कॉल्ड एज ग्लूकोज. सो उन्होंने क्या बनाया? फूड मटेरियल उन्होंने प्रोड्यूस किया. सो लिहाजा जो प्लांट है दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. आप लिखो, द प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम. यहाँ पर हम प्लांट बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर मैंने बताया जब उन पर रेडिएंट एनर्जी पड़ती है या सोलर एनर्जी पड़ती है तो ये इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, है ना. तो ये ट्रांसफर इसको कहते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू. सो ये ट्रांसडक्शन यहाँ पर करते हैं, दे कैरी ट्रांसडक्शन. सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज आल्सो ट्रांसड्यूसर्स. ये आपको ट्रांसड्यूसर्स. Transducers are those components, are those living things which convert one form of energy into another form. तो यहाँ ले लेंगे plants are transducers because they convert solar energy or radiant energy into chemical energy. So these are called as transducers. So all life depends on these producers, है ना, क्योंकि सारा का सारा food material जो भी आता है that comes from these producers. Clear? तो उसके बाद सेकंड कंपोनेंट इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल्स. तो एनिमल्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स. यहाँ अब एनिमल्स नहीं बताएंगे टर्म, या वही कहेंगे आप कंज्यूमर्स. तो सेकंड कंपोनेंट इस इकोसिस्टम में आता है, दैट इज कंज्यूमर्स. वॉट एवर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज कंज्यूमर बाय दीज कंज्यूमर्स. सो दीज इंक्लूड्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग इसमें भी आता है. सो थर्ड इसमें आता है माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स की फंक्शन क्या है? दे काज डिकम्पोजिशन. दे काज डिकम्पोजिशन. सो दीज आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. आप ही लिखो, these are called as decomposers. So these are the 3 types of biotic factors जो इस हमारे इकोसिस्टम में, या कोई भी इकोसिस्टम ले लेंगे, हर एक इकोसिस्टम में ये अगर इनमें कोई एब्सेंट हो तो इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है ना. तो उसके बाद आते हैं दिस एबायोटिक फैक्टर्स. दिस इंक्लूड्स लाइट है, इसमें आती है, वाटर है, इसमें आता है ना, वाटर, एयर, टेम्परेचर. सो ऑल दीज आर. तो इन एबायोटिक फैक्टर्स के बगैर हमारी लाइफ तो वह हो नहीं सकता है ना. मतलब वाटर की ज़रूरत है तो वाटर इज़ लाइफ, है ना. हमारी लाइफ जो है इसी पर डिपेंड करती है. तो वी कैन से ये इन्हीं के दरमियान इंटीमेट रिलेशनशिप कायम होती है. तो उस रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम कहते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स आते हैं, तो कोई भी इकोसिस्टम है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं. यहाँ पर मान लो इकोसिस्टम में अच्छा है, मान लो हम फॉरेस्ट ले लेंगे, एक फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. तो ये प्रोड्यूसर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंटली है ना, इन्होंने ऑक्यूपाई किया है डिफरेंट लेवल्स. तो ये अगर देखेंगे ये वर्टिकली इस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मान लो पहले यहाँ पर ट्रीज़ आते हैं, बहुत बड़े हैं, है ना, ट्रीज़ आते हैं. तो उसके बाद श्रब्स आते हैं, है ना. उसके बाद हर्ब्स आते हैं या बाकी ऑर्गेनिज्म यहाँ आते हैं. सो दिस कॉल्ड एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आप ही लिखो, दिस कॉल्ड एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम. तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. ये टर्म है आपके एनसीईआरटी में, देखो कभी कभी एग्जाम में आ सकती है. स्ट्रैटिफिकेशन
स्ट्रैटिफिकेशन, आप लिखो स्ट्रैटिफिकेशन, यानी इट रेफर्स टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट लेवल्स। यानी इनकी लेवल जो होती है, पीक पर होती हैं ट्रीज़, लार्ज होते हैं, तो उसके बाद श्रब्स आते हैं, बुशी प्लांट्स आते हैं, तो लास्ट पर आते हैं जिस हर्ब्स और बाकी ऑर्गेनिम्स इसके नीचे आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल, आप इसलिए लिखें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल, क्योंकि लेवल जो है ये डिफरेंट होती है। ट्रीज तो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं, टाल होते हैं, तो इसको हम डिफरेंट लेवल कहते हैं। सो दिस कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। हो सकता है एग्जाम में आ सकती है, राइट ए नोट ऑन स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्लियर हुआ स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम लेते हैं ये जो इकोसिस्टम है, तो अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे इकोसिस्टम की, या पहले हम कहेंगे टाइप्स, पहले लेंगे टाइप्स यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है जनरली वी क्लासिफाई देम इनटू टू टाइप्स। जनरली वी क्लासिफाई इकोसिस्टम इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, और यहाँ हम लिखेंगे मैन मेड, है ना। तो नेचुरल में क्या आता है, फॉरेस्ट्स आते हैं, अगर यहाँ पर लिखेंगे फॉरेस्ट्स आते हैं, यहाँ पर डेजर्ट्स आते हैं, पॉन्ड्स ले लेंगे, यहाँ पर रिवर्स ले लेंगे, स्ट्रीम्स ले लेंगे, पूल्स ले लेंगे, ओशंस ले लेंगे, वट एवर। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल। तो इनमें इंसान का मुदाखलत इंसान की नहीं होती है, ये नेचर में खुद बनते हैं, ठीक। तो सेकंड इज कॉल्ड एज मैन मेड, तो इसमें इंसान का दखल होता है। ये इंसान, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्क हमने बनाई है ना, तो पार्क हम जब बनाते हैं तो वहाँ क्या देते हैं, प्लांट्स देते हैं, तो एनिमल्स जो खुद ब खुद आते हैं वहाँ पर, है ना। तो बाकी फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। या हमने गार्डन बनाया, है ना, हमने कोई गार्डन बनाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने कल्टिवेट किए वहाँ पर, तो ये भी एक इकोसिस्टम बन गया। या हमने एक्वेरियम बनाया, है ना, एक्वेरियम आप पता है आपको क्या होता है ना, होता है फिश हम रखते हैं इनमें, तो फिश जो है दैट इज़ लिविंग थिंग, बायोटिक कंपोनेंट, है ना, उसमें बैक्टीरिया भी होगा, जाहिर सी बात है, बाकी भी होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, जिसमें इंसान का रोल है, इंसान बनाता है, जो सर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल और मैन मेड, कभी कभी आता है एग्जाम में। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम जो है, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट्स है, डेजर्ट्स है, यहाँ पर ग्रासलैंड है, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर पूल्स है, यहाँ पर स्ट्रीम्स है, यहाँ पर ओशंस है, यहाँ पर, है ना, पॉन्ड है यहाँ पर। सो दीज कम्स अंडर नेचुरल इकोसिस्टम। तो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन या रोल ऑफ इकोसिस्टम या इस फंक्शन में, तो फंक्शन के एतबार से इस इकोसिस्टम में 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। आप लिखो, इन एन इकोसिस्टम 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। तो एक इकोसिस्टम में 4 टाइप्स जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो होते हैं वहाँ पर गोइंग इन एन इकोसिस्टम। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी, very important function of an ecosystem. Number 2, decomposition. Number 3, nutrient cycling. Number 4, very important point or function that is called as energy flow, है ना, energy flow। तो ये 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एक इकोसिस्टम में होते हैं, दे आर गोइंग इन एन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम आप देखो, फॉरेस्ट में जाओ, ग्रासलैंड में जाओ, पॉन्ड में जाओ, कहीं पर भी देखो, वहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ। तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात हम करेंगे, तो प्रोडक्टिव रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और फूड मटीरियल, है ना। Productivity means whatever the products are produced by producers in an ecosystem. आप ही लिखो, प्रोडक्टिविटी रेफर्स, ये पढ़ना है हमें आगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊँ। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू
प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसर्स। सेकंड इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजे होते हैं और किस्म के माइक्रोब्स होते हैं, सो दे काज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो थर्ड इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब जब डिकम्पोजिशन होती है, मान लो यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ओपी बोर्ड की तरफ आप पहले देखो, मान लो यहाँ पर ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट है, चाहे प्रोटीन है, विटामिन है, या ट्विग है, प्लांट का लीफ है, इसका स्टेम है, तो ये डेड हुआ है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो अब इस पर फंजे आएंगे, इस पर बैक्टीरिया आएंगे, तो ये इसको डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोजिशन से क्या होगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हम कहते हैं, तो वापस वो सॉइल में चले जाते हैं, ये वहाँ से रिमूव कर देते हैं वो मिनरल्स, कौन, डिकम्पोजर्स। तो वो फिर बाद में कहाँ जाते हैं, दे गो टू इनटू द सॉइल। तो थर्ड एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी की ही बात है, जब तक एक इकोसिस्टम में एनर्जी नहीं हो तो इकोसिस्टम नहीं रहेगा। तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो अगर सन नहीं होगा, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो एनर्जी। जब एनर्जी नहीं तो कहीं कुछ नहीं रहेगा। यही सोलर एनर्जी जो है, ये प्लांट्स के ज़रिए इसको कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी। तो यही केमिकल एनर्जी फिर बहुत से किस्म के एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो जब तक ये एक्टिविटीज़ एक इकोसिस्टम में नहीं होंगे तो तब तक वो इकोसिस्टम नहीं होगा, या हम कहेंगे इनकम्प्लीट तो होगा ही नहीं। क्योंकि आप मान लो ये प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, लाइफ ही नहीं होगी, डिकम्पोजिशन तो नहीं होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ही होंगे यहाँ पर। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या एनर्जी फ्लो। तो इस इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, किसको, इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पर पॉन्ड। पॉन्ड आपने देखा होगा, उर्दू में क्या कहते हैं इसे, तालाब, है ना, तालाब कहते हैं। तो यही पॉन्ड हम ले लेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखते एक पॉन्ड में अगर हम देखेंगे, देयर आर बोथ बायोटिक, या इट इंक्लूड्स या इट कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें दोनों किस्म के फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हैं और एबायोटिक। अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर, सो फर्स्ट इट इंक्लूड्स नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन। आप लिखो, इट इंक्लूड्स नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, दीज इंक्लूड स्मॉल प्लांट्स, हेयर वी कैन से बिलीव ग्रीन एल्गी, ये आपने 11th में पढ़ा है। बिलीव ग्रीन या सयानो बैक्टीरिया भी कहते हैं, या सियानोफाइटस भी कहते हैं, या जनरली बिलीव ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। दीज इंक्लूड डायटम्स, दीज इंक्लूड डाइनोफ्लैजेलेट्स, है ना, आपने 11th में ये पढ़ लिया होगा, डाइनोफ्लैजेलेट्स। दीज इंक्लूड इग्लिनोफाइट्स। सो इनको हम यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे। तो ये प्लैंक्टन क्या, फाइटोप्लैंक्टन कौन सी काम यहाँ पर करते हैं, दे कैरी फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। तो ये इस पॉन्ड में, तो इसकी ये तो इनको कहेंगे हम फाइटोप्लैंक्टन। तो इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं यहाँ पर, दे आर कॉल्ड एज सबमर्ज्ड प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स, है ना, मर्ज्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग यानी प्लांट्स की बात अगर हम कहें, एक तो मैंने कहा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल प्लांट्स, दे इंक्लूड यूनिसेलुलर एल्गी। तो इसमें मैंने बताया बिलीव ग्रीन एल्गी आएंगे, इसमें डायटम्स आएंगे, इसमें डाइनोफ्लैजेलेट्स आएंगे, है ना। तो ये इसमें आते हैं। एक पॉइंट यहाँ मैं भूल गया, तो इकोसिस्टम की बात अगर हम करेंगे तो आज मैंने कहा ओशन भी एक इकोसिस्टम है ना, लेकिन दैट इज़ बिग इकोसिस्टम। तो अगर वाटर की बात करेंगे हम परसेंटेज की, 70% इज देयर वाटर, मगर तो सारी बहुत लाइफ किस में होगी, ओशन में, वाटर में। तो यहाँ पर
फोटोसिंथेसिस, हमें लगता है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कहाँ पर होगी, ओशन में, लेकिन ये देखा गया जो मैटर पर एनम बनता है ऑर्गेनिक, दैट इज 170 बिलियन टन पर एनम। पर ईयर आप लिखो, यानी आप लिखो द प्रोडक्शन ऑफ या टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, आप लिखो द टोटल, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नीट के एग्जाम में भी आ सकता है या बोर्ड के एग्जाम, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस दैट इज इक्वल टू 170 बिलियन टन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओशंस तो बड़े हैं, तो वहाँ ही ज़्यादा मैटर प्रोड्यूस होना चाहिए, मगर यह देखा गया वहाँ सिर्फ कितना 55 बिलियन टन्स। तो सिर्फ और सिर्फ ओशन में 55 बिलियन टन जो है ऑर्गेनिक मैटर बनता है, बाकी सारा का सारा टेरेस्ट्रियल कंडीशन में बनता है, लैंड पर बनता है। क्लियर? तो वापस आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कहा जो बायोटिक कंपोनेंट्स, पहले हम ले लेंगे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स की बात हम करेंगे एक पॉन्ड में। तो प्रोड्यूसर्स के में एक तो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, दिस इंक्लूड बिलीग्रीन एल्गी, डायटोमस, डायनोप्लाजिड्स एट्सेट्रा। तो इसके बाद सबमर्ज वो कुछ उनका पोर्शन वाटर में होगा, कुछ ऊपर होगा उनका पोर्शन। मर्ज मीन्स वो टोटल किस में, वाटर में होंगे, तो फ्लोटिंग वो ऊपर फ्लोट करते होंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, है ना। तो अगर हम एनिमल की बात हम यहाँ करेंगे, एनिमल्स या हम एनिमल की नहीं कहें बल्कि कंज्यूमर की बात हम करें, तो कंज्यूमर्स में क्या क्या आएगा इन कंज्यूमर में, तो यहाँ पर इंसेक्ट्स आएंगे, फिश आएंगे और बाकी लाइफ जो इसमें होती है यहाँ पर, मतलब मोस्टली हम यहाँ कहेंगे फिश, इसमें इंसेक्ट्स भी आएंगे, है ना, इसमें बाकी लाइफ आ गई। सो दीज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। तो डिकम्पोजर्स की बात हम थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की बात हम करेंगे तो डिकम्पोजर्स में क्या आएंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे, यहाँ पर इसमें बैक्टीरिया आएंगे नंबर 1, यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया, इसमें फंजे आएंगे या बाकी माइक्रोब्स वो इसमें आते हैं। सो ये डिकम्पोजर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, तो दीज आर प्रोड्यूसर्स। तो दीज आर कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स अगर हम ले लेंगे इस पॉन्ड में एबायोटिक, तो एबायोटिक पहले इसमें वाटर आता है ना, वाटर तो खुद ही है वाटर, तो इस पर लाइट भी पड़ती है ना, लाइट इस पर पड़ती है तो तभी तो इसमें लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। तो जब ही इस पर लाइट पड़ती है तभी फोटोसिंथेसिस होगी। तो हम यहाँ कहेंगे लाइट भी होती है यहाँ पर, है ना, या टेम्परेचर, क्योंकि लाइट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल फैक्टर्स। तो बोथ कॉन्स्टिट्यूट, इनके दरमियान एक तो इनके दरमियान इंटरेक्शन आती है विद बिटवीन दिस ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो एक तो इन और इनके दरमियान आती है। मुझे इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, उस वक्त ये इनका रुख करेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, उसको वाटर की ज़रूरत है, तो उस वक्त ये फिजिकल फैक्टर्स या नॉन लिविंग थिंग्स के। नहीं भाई, इस इंसेक्ट को फूड मटेरियल चाहिए तो इसका वक्त ये कौन रुख करेगा, किस तरफ, फाइटोप्लैंक्टन की या प्लांट्स की तरफ रुख करेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन बिटवीन दिस आर विद इन द ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन विद द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर हम फंक्शन की बात हम करेंगे, ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम यहाँ पर है, इसकी फंक्शन रेट जो है पॉन्ड इकोसिस्टम यहाँ लिखिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। आप ये लिखो द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इन ए पॉन्ड डिपेंड्स ऑन नंबर 1 सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी एक तो ये है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर साइकिल, द टेम्परेचर साइकिल ये है, ठीक। नेक्स्ट इज डे लेंथ, डे लेंथ है, हाँ। सो इन फैक्टर्स पर जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, इन फैक्टर्स पर इनका रेट जो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है दैट डिपेंड्स ऑन, मान लो हम ले लेंगे पहले ये सोलर एनर्जी। तो जब भी इस पॉन्ड पर सोलर एनर्जी आएगी तो वो जो चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो, चाहे सबमर्ज्ड प्लांट्स हो, मर्ज्ड और फ्लोटिंग प्लांट्स हो, तो ये इसको ट्रैप करेंगे। सेकंड इज कॉल्ड एज
टेम्परेचर साइकिल, ये आप लिखो टेम्परेचर साइकिल रेफर्स टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो जब टेम्परेचर बहुत होगा तो उस वक्त हार्डनेस होगी वहाँ पर, है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर कोल्डनेस होगी। सो दिस कॉल्ड, तो कभी यहाँ पर हॉट होगा कभी कूल होगा, सो दिस कॉल्ड इज द टेम्परेचर साइकिल, है ना। सेकंड इज डे लेंथ। तो जो डे लेंथ है इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। मान लो जब हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर जब डेज छोटे होते हैं उस वक्त प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, कम होती है ना। तो जब ही डेज की लेंथ इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन आल्सो गेट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज डे लेंथ। तो इसीलिए हम कहें, मतलब पंजाब हम देखेंगे तो पंजाब में, है ना, वहाँ पर क्लाइमेट, हाँ एक और पॉइंट यहाँ पर देखें, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फोर्थ लिखो आप, क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी एक इकोसिस्टम, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो ग्रास लैंड, डेजर्ट, वॉट एवर, तो उस इकोसिस्टम की रेट ऑफ फंक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। नंबर 1 सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से, ये तो बेसिक सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस है ना, प्रोडक्टिविटी का बेसिक सोर्स है, दैट इज सोलर एनर्जी। तो जितनी सोलर एनर्जी, मैंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा लाइट किन में, ओशंस में, लेकिन प्रोडक्ट कम बनता है क्योंकि लाइट जब पड़ती है ज़्यादा का ज़्यादा पोर्शन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो ट्रैप करते हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो वो ज़्यादा इस लाइट को ट्रैप करते हैं, जब वो ओशन पर पड़ेगी तो वो कम ही ट्रैप करेंगे, इसीलिए वहाँ पर मैटर जो बनता है कम ही बनता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ज़्यादा बनता है। तो लिहाजा ये रही सोलर एनर्जी। सेकंड इज टेम्परेचर साइकिल, ये मैंने कहा कि कभी कोल्ड होगी यहाँ पर, कभी हॉट होगी, तो कोल्डनेस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ हम देखा है आपने, इस कश्मीर में मैंने कहा कि जब विंटर होता है यहाँ पर उस दिन टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होता है, ना जर्मिनेशन यहाँ पर होती है, कोई प्रोडक्ट, तो प्लांट्स जो, बहुत से प्लांट्स जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, लीफ फॉल होता है यहाँ पर, तो उस वक्त इकोसिस्टम में क्या इतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी। तो बाहर हम जाएंगे, मतलब हम पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में ज़्यादा ज़रख़ीज़ इलाका है क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो एक फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, तो वहाँ इसीलिए प्रोडक्टिव जो है बहुत ज़्यादा होती है। देन डे लेंथ, तो अगर डे की लेंथ शॉर्ट हो प्रोडक्टिव भी कम हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे कम लाइट इन प्लांट्स पर पड़ेगी, वो कम लाइट ट्रैप करेंगे, जाहिर सी बात है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, वो कम होगी यहाँ पर। तो उसके बाद ये है क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जिस इकोसिस्टम में क्लाइमेट बहुत ही अच्छा हो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी, आप उसकी फंक्शन, मान ले लेंगे, हम ले लेंगे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, है ना, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, वहाँ पर बहुत प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि रेन भी अच्छा होता है, मौसम भी अच्छा, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी, या हम कहेंगे वहाँ उस इकोसिस्टम की फंक्शन दैट इज़ वेरी सफिशेंट, है ना। सो ये तो रहा पॉन्ड इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल है। तो अब हम ले लेंगे, टाइम क्या आ गया, हाँ, तो अब तो हमें जो मैंने 4 एक्टिविटीज़ बताया है, पढ़ाऊँगा इस वक्त नहीं, 4 एक्टिविटीज़। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, नंबर 4 इज एनर्जी फ्लो। तो ये एक एक करके हमने पढ़ने हैं, तो चूँकि टाइम जो है क्लास का वो और हुआ है तो कल हम ले लेंगे एक एक करके, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, सो थैंक यू टू सिट इन